हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। और यहाँ पर पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी, कीवर्ड्स एंड डिफरेंस को भी देखेंगे। तो बने रहिए आप पूजा श्री के साथ। ओके, तो यहाँ पर मातृसा में एक प्रॉब्लम आई कि सेल्स तो हो रही है पर प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मातृसा की जो सीईओ नेहा दीक्षित हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर एंड पे जब अपने अकाउंट्स को देखा तो अकाउंट शो कर रहे थे कि सेल्स तो बहुत अच्छे से हो रही है, बट मातृसा का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल बना हुआ है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो नेहा सोच रही हैं कि मातृसा को कस्टमर तो बहुत पसंद करते हैं, उनको फ्लेवर्स पसंद हैं, उनको प्रोडक्ट्स पसंद हैं, लेकिन ऐसा क्या रीज़न हो गया है कि प्रॉफिट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो उनके माइंड में आता है, क्या हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, पिकल्स हैं, उनके प्राइस को इंक्रीज कर दें, लेकिन उनके प्राइस को बढ़ाने से भी वो क्या है, डर रही हैं। वहाँ पर जब नेहा मेरे पास गाइडेंस के लिए आई तो मैंने उनको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 टेक्निक्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, जिसमें हम प्राइस को बिना बढ़ाए जो है कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मातृसा की अगर 200 ग्राम की बॉटल है और 200 ग्राम्स की बॉटल का जो कॉस्टिंग है, अगर यहाँ पर 200 ग्राम्स की बॉटल की कॉस्टिंग ₹100 का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो कि क्या है, 200 ग्राम की कॉस्ट है। ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, इस स्टैंडर्ड को हम कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हमें मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड मतलब ये हो गया, एक हमने बाउंड्री बना दी, बॉर्डर बना दिया, अब हमें उसके बाहर नहीं निकलना है। यानी कि 200 ग्राम्स की जो बनाने की मेकिंग कॉस्ट है, इसके बाद इसको जो प्रोसेस करने की कॉस्ट है, मेकिंग के बाद जो भी कोरियर एक्सपेंसेस होते हैं, लेबलिंग के एक्सपेंस होते हैं, वो 200 ग्राम के जार कि 100 रुपीज़ से ऊपर कॉस्टिंग नहीं जानी चाहिए। ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया। आपको स्टैंडर्ड के अंदर ही क्या है, रहना है। कभी आपको इस स्टैंडर्ड के, इस बाउंड्री के बाहर नहीं निकलना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। अब अगर हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए देखें तो क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं जिसके कारण जो कॉस्ट है वो वहीं के वहीं मेंटेन रहे। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पर पिकल बनाते समय जो वेस्टेज है वो आप क्या कर दें, कम कर दें। मतलब कि अगर सपोज एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, जो कारीगर आते हैं वो आम को जो है छीलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे आम वो जल्दी जो छोटे साइज़ के मैंगोज़ हैं उसको फेंक दे रहे हैं। तो अगर हम उस वेस्टेज को घटा दें, स्पाइसेस यूज़ हो रहा है और बहुत गिरा पड़ा कर जो यूज़ हो रहा है, उस स्पाइसेस के वेस्टेज को हम रोक दें,
ठीक है, अगर ऑयल का यूज़ हो रहा है तो उस ऑयल अगर गिर भी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, उस वेस्टेज को हम क्या कर दें, कम कर दें, रोक दें। दूसरा चीज़, जो वर्कर आ रहा है वो अगर पीस वेजेस के हिसाब से जो है आपसे वेजेस ले रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर टाइम वेजेस के हिसाब से आ रहा है, आर्ली वेजेस के हिसाब से आ रहा है, पर डे वेजेस के हिसाब से आ रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी हो। प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट क्या है, कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वो अगर वन डे में आकर सपोज आपके वर्कर्स आ रहे हैं और एक दिन में 50 kg का प्रोडक्शन जो है पिकल का पॉसिबल है, अगर वही प्रोडक्शन घट के जो आम को मैंगोज़ को पील किया जाता है वो घट के 40 kg का रह जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो हम ये प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं कि वहाँ पर हमारी चीज़ों की वेस्टेज ना हो, मटेरियल की वेस्टेज ना हो, लेबर जो है उसकी वेस्टेज, जो लेबर कॉस्ट जा रही है उसकी वेस्टेज ना हो, एक्सपेंसेस की वेस्टेज ना हो। दीज आर प्रिवेंटिव एक्शंस जो हमें यहाँ पर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा कि आप ये देखोगे कि आपने कभी एसी में थर्मोसेट को देखा होगा, उसमें आपने अगर टेम्परेचर सेट कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर दिया, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि उसी टेम्परेचर को वो थर्मोसेट मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वही टेम्परेचर को रोकता है, वो टेम्परेचर जो है वो बदलता नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल का जो है वो कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, अब नेहा के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल तो हमें समझ में आ गया, और यहाँ पर जो 200 ग्राम्स की बॉटल है उसकी कॉस्ट को हम रुपीज़ 100 में जो क्या करेंगे, 100 में ₹100 जो है पर बॉटल, यहाँ पर उसकी कॉस्ट को लॉक कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर परमानेंटली प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस कॉस्ट को कम करना चाहती हूँ तो क्या होगा, कैसे हम ये करेंगे कि इस कॉस्ट को जो है, ये जो कॉस्ट का बर्डन है, ये हमारा कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नेहा जो है वो पूछ रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो इन्होंने पूछा है, और यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। और कॉस्ट रिडक्शन के कॉन्सेप्ट में ये जो हमारा 100 रुपीज़ 100 पर 200 ग्राम्स की बॉटल जार की जो कॉस्ट पड़ रही थी, इसको हम क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। और इट मीन्स कि हमें इस कॉस्ट को भी क्या करना है, डिक्रीज करना है, लेकिन हमारी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन, कि बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप 100 रुपीज़ पर 200 ग्राम का जो स्टैंडर्ड है इसको आप कैसे जो है चैलेंज करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं सजेशन दूँ तो ऐसा पॉसिबल है कि अब सपोज़ अगर मैंगोज़ लगते हैं, यहाँ पर अगर हमें कॉस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो अब हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम मैंगोज़ को अभी मंडी से लाते हैं, ठीक है, मंडी से ख़रीद कर ला रहे हैं, अगर हम मैंगोज़ जो हैं वो बल्क में जो है फार्मर्स से लेने लगें, डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो मंडी तक आते आते मैंगोज़ की कॉस्ट इंक्रीज होती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन जो है वो पॉसिबल है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि जो बर्नीज़ हैं जिसमें स्टोर किया जाता है, वो बर्नीज़ भी अगर हम बल्क में उठाने लगें तो हमारी कॉस्ट क्या है, वो जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको प्रॉफिट को ग्रो करना है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को, आपने कहा पहले ही नेहा जी ने बता दिया है कि मातृसा के प्रोडक्ट्स को जो है कस्टमर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो परमानेंटली कॉस्ट कम करने के रास्ते देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर ये मैंने एक दो ऑप्शंस बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल आपका पिकल बनाने का लगता है वो अगर आप बल्क में जो है खरीदने लगें, या जो स्पाइसेस जो हैं वो भी आप खुद मैन्युफैक्चर करने लगें, तो यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी व्हीकल के इंजन को अपग्रेड कर दिया, ठीक है, ताकि हमेशा के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट कंट्रोल एक डिसिप्लिन है। अगर हम देखें तो कॉस्ट कंट्रोल एक क्या है, डिसिप्लिन है, और कॉस्ट रिडक्शन एक इनोवेशन है। इनोवेशन आप टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, मे बी आप ऐसे टेक का भी यूज़ करें या कोई ऐसे तरीके घटाएं, तरीके मतलब कि लाएं, सोचें कि आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाए, घट जाए। तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों को ही साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये तो हुआ आपका कंसेप्चुअल जो है, आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में हमें कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में लिखने को आता है तो हम क्या लिखेंगे। तो CIMA लंदन ने देखिए कॉस्ट कंट्रोल की क्या डेफिनेशन दे रखी है कि कॉस्ट कंट्रोल इज द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन of the cost of operating an undertaking, particularly where such action is guided by the cost accounting. Cost control is based on the principle of predetermined cost. predetermined cost का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्टैंडर्ड जो हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड कि आपने हर एक खर्चे का, हर एक कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड बना रखा है, एंड अचीविंग दीज कॉस्ट लेवल सो दैट इन एफिशिएंसीज एंड वेस्टेज में बी रिड्यूस्ड। तो आप अगर वेस्टेज आप क्या है कम कर देंगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। तो आपको इस तरीके से एफिशिएंट वे में चीज़ों को यूज़ करना है कि वेस्टेज ना हो, तो आपका क्या रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल रहेगा। अब अगर हम देखें कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट रिडक्शन में क्या बोल रहे हैं, द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग देयर सूटेबिलिटी फॉर यूज इंटेंडेड। मतलब कि ऐसा ना हो आपको जिस काम के लिए प्रोडक्ट और सर्विस बनाया जा रहा है या उसकी जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपको परमानेंट क्या करना है, उसकी कॉस्ट क्या करनी है, कम करना है, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो रियल में होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ टाइम के लिए आपने एक बार सामान कहीं और से ख़रीद लिया, उससे सस्ता मिल गया, फिर उसके बाद आपने कहीं और से ख़रीदा तो फिर से महंगा हो गया। नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से आपकी कॉस्ट जो है कम पड़ेगी। ये परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए कि मार्केट प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ इसके कारण कॉस्ट जो है रिड्यूस हुई थी फिर आपकी बढ़ गई, ठीक है। और किसी भी हालत में आपकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आप मेरे साथ बने रहिए, कि यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल
और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कॉस्ट कंट्रोल जो है स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है, यानी प्री डिफाइंड जो लिमिट्स है उसके अंदर ही कॉस्ट को आपको मेंटेन करना है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में ओवरऑल एक्सपेंस को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। अब स्टैंडर्ड के अंदर ही सारी चीज़ें हो तो इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वेस्टेज नहीं हो रही है, राइट। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि कॉस्ट परमानेंटली कैसे कम हो जाए, राइट। तो अगर हम देखें कॉस्ट कंट्रोल में प्रिवेंटिव अप्रोच है, ठीक है, प्रिवेंटिव है, करेक्टिव मेजर से वेस्टेज नहीं हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसको सुधारो। लेकिन अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात करूं तो कंटिन्यूअस आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी कि जिससे कॉस्ट क्या है, कम हो जाए। टाइम फ्रेम, आपका कॉस्ट कंट्रोल तो हमेशा ही होना चाहिए, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन परमानेंटली करना है तो ये लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबल कॉस्ट सेविंग्स को जो है वो आपको बताता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। स्कोप पे आते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को मैनेज करता है अलग अलग एरिया में, कहाँ पे कॉस्ट लग रही है अलग अलग एरिया में मैनेज करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ऐसा एरिया है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल आपकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है, प्रॉफिट की स्टेबिलिटी बनाए रखता है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। टेक्निक्स कॉस्ट कंट्रोल के लिए अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके, टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, राइट, वेरिएंस एनालिसिस, ये आपके क्या हैं, टेक्निक्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाए जाते हैं। जबकि कॉस्ट रिडक्शन के लिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस या कुछ प्रोडक्ट का ऐसा डिज़ाइन बना दें जिसके कारण कॉस्ट सेव हो जाए, इनोवेशन है, मैंने बार बार बोला ये क्या है, आपका इनोवेशन है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, डिसिप्लिन है, राइट। तो वही सेम चीज़ आपको बोल रहा है कि की बेनिफिट्स में फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी रखता है कॉस्ट कंट्रोल, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है, राइट। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है वो रीडिज़ाइन किया जा सकता है या प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करा जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ को अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करके लिखें, राइट। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे EduAttack के चैनल में ब्राउजिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप eduattack.com पे भी जाकर ब्राउजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमें एनकरेज करें, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।